नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, उसके लिए आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से संपर्क करना होगा और ये डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं खबरों को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे बजट को, फिर करेंगे गोल्ड और सिल्वर को लेकर। देखिए, कल जो बजट का ऐलान हुआ और शेयर बाज़ार के लिए कुछ खास रहा नहीं, क्योंकि शेयर बाज़ार को ये उम्मीद थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो बढ़ाया गया था, जो 15 से 20% कर दिया गया था और जो है उसको 10% से 12.5% कर दिया गया था, तो उसको कम से कम वापस ले जो है। और उससे क्या होगा कि, और दूसरी बात की, जो एफआईज को लेकर 1 या 2 साल या 3 साल का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए जो है उसको बेनिफिट मिले और उसको जो है कम किया जाए, जितना कम किया जा सके वो चीज़ें हैं। क्योंकि ये चीज़ देखा गया था कि जो एफआईज़ जिस तरह से बिकवाली कर रहे हैं, और आप पिछले 2 साल में उन्होंने 5 लाख करोड़ से ऊपर का शेयर बेच दिया है, जबकि डीआईज़ की तरफ से खरीदारी ज़बरदस्त हो रही है और वो लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास का शेयर अब तक खरीद चुका है, उससे ज़्यादा ही खरीद चुका है। यानी जो बंधु जो एसआईपी कर रहे हैं, वो पिछले 1 साल से सवा साल से उनको कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। क्योंकि होता ये है कि जब बाज़ार जब ऊपर जाता है और एफआई जो है पहले से बहुत जमकर खरीदे हुए हैं और काफ़ी प्रॉफिट में हैं वो लोग, तो वो अपना माल निकाल लेते हैं। जैसे ही उसको प्रॉफिट मिलता है वो यहाँ से निकल लेते हैं और साथ में वो दूसरा एक टैक्टिस करते हैं कि उन पैसों को आईपीओ पे लगाते हैं, क्यूआईपी और तमाम जरिए, और फिर जब वो सेकेंडरी मार्केट पे तब्दील होता है, जब लॉक इन पीरियड खत्म होता है, उसके बाद से फिर उसमें प्रॉफिट काट के निकल जाते हैं और इस तरीके से वो पैसे लेकर जा रहे हैं। क्योंकि उनके साथ जो है 2 बातें हो गई हैं कि वो जो पैसे लगा रहे हैं यहाँ पे, वो डॉलर पे जाता है और डॉलर के तुलना में जो है रुपया काफ़ी कमज़ोर हो गया है, तो उसको एक वो नुकसान है। चूँकि अब पिछले देखिए 10% के आसपास तो गिर चुका है 1 साल में जो है हमारा रुपया, तो वो एक कमज़ोरी है। दूसरी बात कि उनको जो है डिविडेंड पे डबल टैक्सेशन लगता है, प्लस जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है उनको, या शॉर्ट टर्म भी जो है वो लगता है, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर बाज़ार को उम्मीद थी, लेकिन बाज़ार ने कुछ ऐसा किया नहीं, मतलब बजट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बल्कि एक चीज़ जो एसटीटी था, जो कि ये बात हुई थी कि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगाया गया था कि एसटीटी को हटा दिया जाएगा, वो हटाया तो नहीं गया, बल्कि फॉरवर्ड जो है इस पे एफएनओ पे जो है उस पे बढ़ा दिया गया। पहले 0.02% था, उसको बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया। मतलब एक तरीके से देखें उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2.5 गुना कर दिया गया। तो उससे ये होगा कि एफएनओ पे जो है एफआईज़ का ठीक-ठाक रहता है वेटेज, और वो ठीक-ठाक उसमें प्ले करते हैं। तो उस पे भी एक दूसरा धक्का लग गया। और इसमें क्या है कि हालाँकि सरकार की तरफ से ये कोशिश थी कि एफएनओ को जो है वो प्रोत्साहित नहीं किया जाए, इसके लिए उस पे लगाया गया है। इसको बाज़ार ने स्वीकार नहीं किया और कल बाज़ार में जो है धड़ाम से हुआ, काफ़ी नीचे गिर चुका था। उसके बाद से जो है ये थोड़ा-सा रिकवर हुआ, मतलब 2500 पॉइंट्स के आसपास सेंसेक्स चला गया था। उसके बाद से ये बंद हुआ 1843 पे, 1843 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई सेंसेक्स में, और निफ्टी में जो है 593 पॉइंट्स की गिरावट रही और निफ्टी बंद हुआ 24,825 पे, 2.33% की जो है नरमी देखी गई। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी जो है 2% से ज़्यादा की गिरावट हुई और पीएसयू में बड़ा बुरा हाल था, पीएसयू में 4% से ज़्यादा गिर गया। और पीएसयू बैंक को काफ़ी उम्मीद था इस बजट से, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं वहाँ पे। और दूसरी बात कि कल जो एफआईज़ और डीआईज़ की जो बिकवाली हुई, उसमें दोनों ने कल बेचा है। एफआईज़ ने जो है 588 करोड़ का बेचा है और डीआईज़ ने जो है 682 करोड़ का बेचा है। और कल छुट्टी का दिन था, तो उस तरह से एक्टिव नहीं थे। तो आज देखना होगा कि आज वो किस तरीके से करते हैं। चूँकि एफआईज़ डीआईज़ जो है आज पूरी तरीके से कंप्लीटली खुला रहेगा उनका दफ्तर वगैरह, तो उस पे वो देखना होगा। दूसरी बात कि ये चीज़ जो लागू होगा, जो भी एसटीटी लगाया गया है, वो 1 अप्रैल से लागू होगा। तो इसको अभी किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो भी एक दूसरा पहलू होगा। लेकिन इसके अलावा जो है इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी रही बजट में, जैसे कि कैपेक्स पे जो है 1 लाख करोड़ रुपया बढ़ाया गया है। कैपेक्स में बढ़ाना यानी कंजम्पशन एक तरीके से बढ़ता है, लेकिन वही मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं मिला, कोई भी राहत नहीं मिला, उसके हाथ में कोई भी पैसे नहीं आए। जो पैसे जो शेयर बाज़ार पे या सेविंग अकाउंट में जो जाते, जो बढ़ने से या बचत से, वो चीज़ कुछ नहीं हुआ। तो वो भी एक चीज़ देखा जा रहा है। लेकिन एक अगर आप देखें, कोई डिफेंस सेक्टर को काफ़ी अच्छा दिया गया, उसमें 15% के आसपास की बढ़ोतरी की गई और डिफेंस पे इसमें लगभग 1 लाख करोड़ जो है उसके बजट में बढ़ोतरी की गई है। तो डिफेंस से जुड़े हुए जो शेयर्स होंगे या डिफेंस से जुड़े हुए जो कंपनियां होंगी, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ में आईटी के लिए भी उसने ठीक-ठाक किया है। लेकिन जो सबसे पॉजिटिव बात रही है इसमें एआई को लेकर, कि एआई को लेकर एक विज़न पेश किया गया है। तमाम चीज़ 2047 तक का चीज़ है और उसमें एआई को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। और साथ में एक रेयर अर्थ मटेरियल को भी लेकर है, क्योंकि देखिए रेयर अर्थ मटेरियल पे जो है हम तीसरे नंबर पे हैं।
चाइना और ब्राज़ील के बाद तीसरे नंबर पे हैं और जो प्रोडक्शन होता है वो 7वें नंबर पे है। और रेयर अर्थ का किस तरीके से वेटेज बढ़ चुका है, ये हम लोग कई बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से चाइना ने अमेरिका को घुटने पे लाया और तमाम बातें। तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें की गई है, वो बेहतर है, वो आगे के विज़न के लिए जो है चीज़ें ठीक की गई है। और प्लस जो ग्रोथ रेट वाली जो बात है कि जो 7% के आसपास है, उसके हिसाब से जो है इस बजट में काम हुआ है और फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शेयर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से एक निराशाजनक बजट रहा है। अब इस पे देखते हैं मार्केट किस तरीके से आगे रिएक्ट करता है। लेकिन ये चीज़ देखा जाता है कि जो भी बाजार का रिएक्शन होता है वो 1 या 2 दिन होता है, उसके बाद से बाजार अपनी चीज़ों पे चलने लगता है। उसके बाद से जो कंपनियों का जो प्रॉफिट होता है, कंपनियों का जो परफॉर्मेंस रहता है, उन तमाम फैक्टर्स पे चलने लगता है कि जिन कंपनियों के लिए अच्छा रहा, एक डिफेंस के लिए तो बढ़िया रहा, दूसरा जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है वो बेहतर रहा है, फार्मास्यूटिकल्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, टूरिज्म के लिए काफ़ी बेहतर रहा है। हम लोग बात करेंगे सिल्वर और गोल्ड को लेकर। और दूसरी बात कि सिल्वर गोल्ड की खबर सुनाने से पहले एक बात की, जो आप लोगों की तरफ से जो रिएक्शंस आया था वो बहुत गंदे रिएक्शंस उसमें से कुछ आए। ऐसा लगा कि बहुत गंदे गंदे लोग जो हैं इसमें शामिल हो गए हैं। मेरा पर्पस जो है ये नहीं है, सटोरियों के लिए नहीं है ये चैनल कि आप कॉल ऑप्शन फ्यूचर पे काम करते हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। अगर आप जो है MCX पे सट्टा लगाते हैं गोल्ड पे तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। या जब ये चीखा जा रहा था कि फोमो लाइन है, फोमो लाइन है, ये तो हर बुलेटिन में आपको कह रहे थे 96 के बाद से कि एक एक्सट्रीम फोमो लाइन 106 पे दिख रहा है, जो है जब से वो चीज़ें आई तब से वो बोला गया जितना भी दिन समय था। और उस फोमो लाइन पे जाकर आप जो है कुछ खरीदारी करेंगे तो भाई वो आपका कॉल होगा। हम तो न्यूज़ पेश कर रहे हैं, जो है हम तो आपको खबर दे रहे हैं, हम आपको थोड़ा ना ये कहते हैं कि जाके आप खरीदो, हम आपको खबर देते हैं, वो आपका कॉल होगा। तो प्लीज़ ऐसे लोग जो है इस चैनल को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि कल मैंने कम से कम जो है 50 से 100 लोगों को निकाला है इसी तरीके जो गंदे एलिमेंट घुस गए हैं। और मेरा तो मन काफ़ी जो है विरक्त हो गया था। एक समय मैंने सोचा कि इसको जो है पूरी तरह से पेड चैनल कर देता हूँ, और कर भी दिया था मैंने आधे घंटे के लिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे साथ जो वो बंधु सब जो जुड़े हुए हैं, जब कुछ नहीं था ये चैनल जो है आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जो है 100 लोग थे मेरे साथ जो जुड़े थे, 200 लोग थे, 1000 लोग थे जिनको मैं बाय नेम जानता हूँ, उन सभी लोगों को। तो जो है वो मुझे फिर ख़राब लगा, फिर मैंने वापसी किया। तो इस तरह के अगर भद्दे कमेंट्स करेंगे आप यहाँ पे तो बिल्कुल आपको जो है यहाँ से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। बाकी अब गोल्ड और सिल्वर को लेकर बात कर लेते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का मार्केट खुल चुका है और इस समय जो क्लोज हुआ था फ्राइडे के दिन उससे हल्का सा नीचे है, जो है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, हल्का सा नीचे है और काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो देखना है किस तरीके से रहता है। और सबसे बड़ी बात कि चाइना का भी बाज़ार खुला नहीं है। चाइना के मार्केट खुलने के बाद वो देखा जाएगा, चूँकि जो फिजिकल सिल्वर का जो डिमांड था वो चाइना में था बहुत ज़बरदस्त, और जो गैप था, जो $20-20 का जो गैप होता था, उस पे आज किस तरीके से चाइना का मार्केट रिएक्ट करता है। अगर वो भी इसी भीड़ पे शामिल हो जाता है तो यानी वहाँ भी सटोरिये बहुत ज़बरदस्त ढंग से हावी थे, तो वो खुलने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और जो दूसरी बात है कि सिल्वर और गोल्ड को लेकर जो एक आउटलुक था 2030 वाला, वो उसी तरीके से है। जो बुलिश आउटलुक था वो एज इट इज़ बना हुआ है। चूँकि देखिए 2 बातें हो गई कि गोल्ड को लेकर तो बिल्कुल इकॉनमी से जुड़ा हुआ है और अमेरिका का इकॉनमी अच्छा नहीं कर रहा है, नंबर 1। दूसरी बात कि उसका जो फेड चीफ आएगा और वो जो कदम उठाएगा उसके हिसाब से फिर बाकी चीज़ें देखी जाएगी। लेकिन जो इस समय सिचुएशन बना हुआ है उसमें ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग वो कर देंगे आकर, जो है चूँकि उनको संभालने में भी समय लगेगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीदने का, मैं सिर्फ न्यूज़ के पर्पज़ से बोल रहा हूँ। और एक चीज़ ये देखा गया है कि 2011 से लेकर जो गोल्ड का जो रिटर्न रहा है ऊपर नीचे जो भी है, वो 9.5% 10% के आसपास बना है, जो कि बेहतर होता है एक प्रीशियस मेटल को देखते हुए। हालांकि शेयर बाज़ार में ये 12% 14% के आसपास हो जाता है, लेकिन गोल्ड चूँकि आपका एक इंश्योरेंस स्कीम रहता है तो ये रिटर्न जो है ये रिफ्लेक्ट करता है कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें बेहतर होती हैं, नंबर 1। दूसरी बात कि सिल्वर को लेकर जो बात थी कि जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई का गैप था वो भी एज इट इज इस समय बना हुआ है। और सिल्वर को लेकर जो आउटलुक था 2030 का बुलिश वाला, वो भी इस समय बिल्कुल पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। हालांकि इसमें जो गिरावट हुई है 33%, जिस पे हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे, उसमें एक और सबूत मिला है कि वो किस तरीके से मैन मेड था। ये गिरावट जो था ये सेफ पैसेज दिया गया था कई बैंकरों को, वो एक पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो कल के जो है बुलेटिन में भी रिफ्लेक्ट हुआ था कि जेपी
मॉर्गन की तरफ से जो गिरा था, जो 78.90 पे जो उसने अपना जो पोजीशन कटा था, वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो उसके कागज़ पे ही सभी था। अब उसके बाद से जो चीज़ें आई हैं इस समय, बड़ी ज़बरदस्त इसमें खबर जो है वो हाथ लगा है कि उस समय जो ये चीज़ जब हो रहा था, जब मार्केट गिर रहा था, लंदन का मेटल एक्सचेंज बंद था। हालांकि मेटल एक्सचेंज में ये नहीं होता है, ये बुलियन वाले में होता है, लेकिन मेटल एक्सचेंज बंद था, HSBC शट डाउन था, कॉमिक्स का मार्जिन बढ़ा चुका गया था और एशियाई बाजार जो है बंद हो चुका था, बंद होने के समय पे था। और उस समय लंदन के बुलियन मार्केट में लगभग 12 बजे, यूके का समय हो गया 5:30 बजे का, मतलब 5:30 बजे का हो गया अपना समय जो है, उस समय जो है वहाँ पे जो प्राइस था वो 103.19 था, वहाँ पे फिक्स हुआ और कुछ घंटों में वो जो है, और उस समय जो है वो सिल्वर का OTC वाला जो है रेफरेंस का सेटलमेंट था लंदन बुलियन मार्केट में, जो महीने के अंत में होता है वो था, तो वहाँ 103, और वहाँ से जो है आपको न्यूयॉर्क में कुछ एक घंटे में जो है, मतलब विदिन 5 से 6 आवर्स में वहाँ से पटक कर 78.29 पे लाया गया जो है, और 8.29 पे ही जो है मॉर्गन ने अपना पोजीशन काट लिया। तो ये कहा जा रहा है कि लंदन के बुलियन मार्केट में ऊंचा, और न्यूयॉर्क में जिस तरीके से 60-25 जो है डॉलर का जो डिक्लाइन किया गया, ये पूरी तरीके से शॉर्ट पोजीशन को काटने के लिए था। अब इसका ये असर हुआ कि जब गिरावट हुई तो लंदन के बुलियन मार्केट में जो SLV वाले जो रखे हुए थे जो चीज़ें, वहाँ बहुत ज़बरदस्त बिकवाली होने लगा, क्योंकि SLV जो है बहुत तेज नीचे गिर गया, 20% सस्ता हो गया। तो और दूसरी बात कि जो लिवरेज वाले जो ETF थे वो पूरी तरीके से क्रैश कर गया, तो वहाँ से सिल्वर, फिजिकल सिल्वर प्रचुर मात्रा में निकल गया, ऐसी रिपोर्ट है। तो एक इसमें दो काज हुआ, एक तो पूरी तरीके से जो है प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया, लंदन के मार्केट में ऊंचा रखा गया, शार्प डिक्लाइन हुआ न्यूयॉर्क के मार्केट में, और उसके बाद से शॉर्ट पोजीशन जो बना हुआ था वो कट गया, जो कि कल के कागज़ में हमने दिखाया था, आज भी कागज़ वो लगा देते हैं। और दूसरी बात कि उसका असर ETF के बाज़ार पे हुआ, और ETF पे हेवी बिकवाली होने लगी, लोग पैनिक में आकर बेचने लगे, और जो फिजिकल सिल्वर था वो वहाँ से निकल गया। मतलब कागज़ों के खेल से जो फिजिकल सिल्वर का जो शॉर्टेज चल रहा था वो फिजिकल सिल्वर मिल गया बाकी जितने जो बैंकर थे या जो बड़े बड़े बुलियन ऑपरेटर थे उनको। और इसमें कहा जा रहा है कि ये जो फ्लक्चुएशन हुआ इसमें 45,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ इन लोगों को। एक तो शॉर्ट पोजीशन कटा, वो तो है ही है, वो तो बचा, उसके अलावा जो फ़ायदा हुआ वो 45,000 करोड़ के आसपास का हुआ। तो ये चीज़ जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सिल्वर के बाज़ार में जो भी चीज़ें हुई थी वो सब जो है मेन मेड था, वो ऐसा नहीं था कि डिमांड सप्लाई का क्रैश खत्म हो गया था या कुछ हो गया था, वो एक बनाया गया था। अब इसका असर आगे क्या होता है वो देखना होगा, क्योंकि ये चीज़ देखा गया है कि जब 2 बार गिरावट हो जाती है तो एक तीसरा वेव भी आता है गिरावट का। अब वो तीसरा वेव गिरावट का कहाँ आकर रुकता है ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ जो देखा गया है कि जैसा कि पहले $50 था, फिर $50 हुआ, फिर कप एंड हैंडल पैटर्न बना, 96 आया, 96 के बाद एक जो है वहाँ एक ब्रेकआउट देखा जाता है, तो वो 106 पे ले गया, 106 पे एक ज़बरदस्त फोमो लाइन बना, और उसको वो पुल करता हुआ 120 के ऊपर लेकर चला गया, 121 के आसपास लेकर चला गया, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था। आप भले माने ना माने, जाके वीडियो देख लीजिए, पड़ा हुआ है, इसमें 2-3 बार हमने 106 से लेकर फोमो लाइन और 120 वाली बात कही थी, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ गया, अब वहाँ से नीचे आया है। तो देखिए जो टेक्निकल चार्ट होता है ये जो चीज़ हो जाता है उसको अचीव करता है। अगर $50 1980 में हुआ, $50 2011 में हुआ, वो $50 फिर हुआ 2025 में। और जो सिल्वर का जो है पिछले अगर 2011 से रिटर्न देखें तो ये 12.5% के आसपास का रिटर्न है। गोल्ड का 9.5%, सिल्वर का 12.5%, जो कि शेयर बाजार का भी रिटर्न होता है। तो रिटर्न के टर्म पे लॉन्ग टर्म में चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है, नंबर एक। दूसरी बात कि जो 96 को तोड़ा इसने और फिर नीचे आया, तो ये जो 121 है वो फिर एक दिन जाएगा। अब कब जाएगा ये कहना मुश्किल है, आज जाएगा
या 4 साल के बाद जाएगा, ये कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन इतना तय है कि जिस चीज को छू कर वो नीचे आया है और नीचे कहाँ बॉटम बनाता है, अब जो है 70 पे बनाता है या 69 पे बनाता है या 78 पे बनाता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जहाँ भी बॉटम बनेगा फिर उसकी गहराई से वो एक रिफ्लेक्शन आएगा कि वहाँ तक जा सकता है। और इससे देखिए, मार्केट में कोई 200% 300% रिटर्न नहीं होता है, ये तत्काल एक एक फेज़ आता है और इस फेज़ में जो स्मार्ट लोग होते हैं वो कमा के निकल जाते हैं और जो लालची लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। चीज़ें देखिए, डिमांड सप्लाई और जो तमाम बातें थी वो एज इट इज़ है, लेकिन जो खेल हुआ कागज़ों पे हुआ और ये कागज़ का खेल जो है अब कब हारेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि 29 मार्च या 27 मार्च है जो एक्सपायरी है कॉमिक्स का, वो काफ़ी अहम पड़ा हुआ है। उस समय तक क्या उठापटक करते हैं, कितना वोलेटाइल करते हैं, कितना हिचकोला लगाते हैं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद से चीज़ें धीरे धीरे सेटल होने लगेगी। और एक और जो कन्फ्यूजन फैला हुआ था कि 6.4 बिलियन आउंस वाली बात की जो है शॉर्ट किया हुआ है, जो 1,92,000 करोड़ के आसपास, मतलब 1,92,000 मैट्रिक टन के आसपास जो बना, वो पूरी तरीके से फेक न्यूज़ था, जिस पे हमने दिखाया भी था आपको, क्योंकि उतना हो ही नहीं सकता है। उतना होगा तो आप समझ रहे हैं, तो $5 पे बिकने लगेगा सिल्वर, अगर उस तरह का कंडीशन, अगर उतना शॉर्ट होगा तो, जिस तरीके से खेल कर रहा है। तो ये चीज़ जो है वो गलत खबर थी, गलत खबर तरीके से प्लांट किया गया था। 412 उस पर जो बताया जा रहा था वो सब फर्जी खबर था, जिसको हमने क्लियर भी किया था। अच्छा, गोल्ड को लेकर जो मजबूती की जो बात है, अभी चाइना की तरफ से जो है ऐलान हो गया है, ये फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है जो है, कि वो जो है युआन को ग्लोबल करेंसी, ग्लोबल रिजर्व बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। तो जो एक चीज़ जो देखा जा रहा था कि चाइना के पास जब गोल्ड जो है ठीक ठाक उसने जमा कर लिया है, जो खबर एक छपी थी कि किस तरीके से जो कहा जा रहा है पुष्ट तरीके से कि 30,000 मैट्रिक टन के आसपास उसके पास गोल्ड जमा हो गया है। 2300 और 2400 जो ऑफिशियल फिगर है उसमें ये ग्लोबल रिजर्व की बात नहीं कर सकता, तो गोल्ड उसके पास ठीक ठाक है। तो ये है। और आज देखते हैं चाइना का बाजार किस तरीके से सिल्वर पे रिएक्ट करता है। लेकिन उसके पहले एक जो बड़ी पॉजिटिव खबर है कि बुलियन स्टार, ये सिंगापुर का सबसे बड़ा जो है सिल्वर और गोल्ड को लेकर बड़ी कंपनी है, उनका जो है एक मेल गया है लोगों को, एक लेटर गया है जिसमें वो बता रहे हैं, वो लेटर चिपका दे रहा हूँ, कि किस तरीके से सिल्वर, फिजिकल सिल्वर का शॉर्टेज है। वो कह रहे हैं कि भाई पेपर में गिर चुका है कीमत, लेकिन स्पॉट पे हम देखेंगे कि किस तरीके का कितना प्रीमियम आपसे लेना है जो है। मतलब वो जो पेपर पे गिर चुका है उस प्राइस पे वो नहीं बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उसमें आज देखने के बाद ये तय करेंगे कि कितना प्रीमियम लेना है, क्या लेना है। और साथ में वो कह रहे हैं कि उनके पास फिजिकल जो है सिल्वर का बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज है और जो डिमांड आप लोग कर रहे हैं उसको देने में मुझे 8 से 10 दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि जो रिफाइनरी में काफ़ी बैकलॉग पड़ा हुआ है, फरवरी मार्च तक का बैकलॉग पड़ा हुआ है, मार्च अप्रैल तक का, तो वो बैकलॉग क्लियर होने में टाइम लगेगा, इसलिए डिलीवरी में डिले है। और वो बात क्लियर इस लेटर में बोल रहे हैं कि फिजिकल सिल्वर का शॉर्टेज है। तो ये चीज़ तो जो बातें आ रही थी कि जिस तरीके से, अब देखिए स्वाभाविक सी बात है कि 25,000 मैट्रिक टन निकल रहा है, ये तो सिल्वर काउंसिल की रिपोर्ट है ना, कोई मतलब ऑथेंटिक रिपोर्ट है कि 25,000 मैट्रिक टन निकल रहा है और उसमें से 21,000 मैट्रिक टन का खपत इंडस्ट्री में हो रहा है, जो कि गॉन हो जाता है। इंडस्ट्री में खपत मतलब ख़त्म, बच गया 4,000 मैट्रिक टन और 6,000 मैट्रिक टन निकला रिफाइनरी से, तो 10,000 मैट्रिक टन। तो 10,000 मैट्रिक टन जो है, ये जो है जो खरीद रहे होंगे, जो आगे के फ्यूचर के लिए कर रहे होंगे, जो सट्टा खेल रहे होंगे और जो तमाम चीज़ कर रहे होंगे, तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ तो टाइटनेस तो दिखाता ही है ना, कि अगर मान लीजिए कि 31,000 में से 15,000 अगर इंडस्ट्री में खपत होता और 15,000 इधर होता, तब हम कहते कि 50-50 है। लेकिन 31,000 में अगर 21,000 के आसपास है तो 70% है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो टाइटनेस को दिखाएगा। अब आगे देखते हैं किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। और ये सिर्फ न्यूज़ के पर्पज से था, कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ न्यूज़ है। जो भी करेंगे आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर करेंगे। कॉमिक्स में जो मार्जिन बढ़ाया गया है, आज उसका क्या असर रहता है, वो भी एक बड़ा इशू है। क्योंकि पहले ये 11% था, उसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया कैटेगरी 1 पे, और कैटेगरी 2 पे
जो पहले 12.1 था उसको बढ़ाकर 16.5 कर दिया गया। ये सिल्वर पे किया गया। और गोल्ड में 6% था जो मार्जिन का, उसको बढ़ा के 8% कर दिया गया। और जो कैटेगरी 2 वाला जो था उसमें 6.6 था, उसको बढ़ाकर 8.8 कर दिया गया। तो ये चीज़ भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये उथल पुथल रखेगा बाज़ार में। तो देखिए सिल्वर का मार्केट सेटल होने में पूरी तरीके से जो है वो मार्च जो है, जो लास्ट एक्सपायरी है, जो बड़ा एक्सपायरी है, जहाँ बड़ा सेटलमेंट होना है, वहाँ तक इसी तरीके से बाज़ार उठापटक होता रहेगा। ऊपर भागेगा, नीचे भागेगा, क्या जाएगा कुछ भी कहना मुश्किल है। जो कहा जाता है, जो कल वाले शब्द को मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि जब कोई हेट करे तो हेट को खरीदना चाहिए और लव को सेल करना चाहिए। जब किसी वस्तु को लेकर सब लोग उसको देख नहीं रहे हैं, धिक्कार रहे हैं, तो वो समझिए कि वो सबसे बेस्ट समय है, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग चीज़ है तो। नंबर 1। दूसरी बात, जिसको सब लोग प्रेम करने लगे हैं और उस पर सपने देखने लगे हैं, सपने बुनने लगे हैं, तो वो चीज़ें, और सपना बुनना मतलब अच्छी बात है, लेकिन सपना बुनते बुनते जो फोमो लाइन वाला जो सपना होने लगता है वो चीज़ गलत है को। तो इतनी ही बात है, कल मिलते हैं फिर। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आज मेंबरशिप के लिए जो है एक बढ़िया वीडियो डाला जाएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा मेंबर्स लोग, ठीक है। तो बस इतनी ही बात है, कल मिलते हैं।